आज बेसिक फर्स्ट ईयर में टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें काइनेटिक्स मॉलिक्यूलर थ्योरी पे अपन बात करेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले हमको जाना होगा इसके प्रीवियस हमने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली में हमने पढ़ा कि आइडियल गैस क्या होती है और इसके डीमेरिट्स के बारे में सर ने बताया था कि इसका जो सक्सेस ना होने का रीजन क्या था। ये बताया गया कि फर्स्ट क्या होता है, इस पर हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो ये फाइंड किया गया कि इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। किसी भी गैस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, जीरो। कब? जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, और प्रेशर को इंक्रीज करें। इस पोजीशन में क्या होता है, किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो जीरो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखते हैं तो उसको फाइंड होता है, लेकिन यदि हम इसका गैस पे अप्लाई करते हैं तो सभी गैसेस इस बात में नहीं शो करती। तो कई साइंटिस्टों ने इसको ये कहा कि ये आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब क्या है, रियल गैस या रियल गैस पे ही अप्लाई हो सकती है, जिसे अपन कहते हैं वास्तविक गैस, उस पर एप्लीकेबल है। लेकिन इसके बाद भी रियल और आइडियल गैस इक्वेशन में डेविएशन क्रिएट होना चालू हुआ और वो डेविएशन वायर्स पे भी हुआ और चार्ल्स पे हुआ, जिसके कारण इस जो ये आइडियल गैस इक्वेशन था उसमें इतनी सारी कमियां आने के कारण कई साइंटिस्टों ने एक दूसरे थ्योरी पे काम करना चालू किया, जिसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें मोस्टली ऐसे साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जो इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लाने के लिए अपने इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन दिए हैं। उसमें से हैं कॉलिंग, बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, वाटरमैन एंड बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। लगभग 8 वैज्ञानिक या 8 केमिस्ट आपस में मिल करके इस थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी को जानने से पहले हम थोड़ा सा गैस के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लें। तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली। यदि हम इस कंटेनर की बात करते हैं कि कंटेनर है, तो इसमें गैस का मॉलिक्यूल्स फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है और पूरे वॉल्यूम को कवर करता है। वॉल्यूम मींस पूरे एरिया को कवर करता है, और जो पूरे एरिया को कवर करता है तो निश्चित तौर पे इसका गैस का वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं होगा। जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसी कंटेनर के पूरे वॉल्यूम क्या है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसका भी इंपॉर्टेंस है। मींस कुल मिला के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मॉलिक्यूलर वेट, velocity of molecules, molecular arrangement, इन कई चीजों को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स के पर्टिकुलर बिहेव को थ्योरी इस मॉलिक्यूलर थ्योरी में लिया गया है और इसी को बेस बना के इसका स्टडी किया गया है। इसमें से कई पास्टुलेट मॉलिक्यूलर थ्योरी में कई पास्टुलेट दिए गए हैं। इस पास्टुलेट्स के आधार पर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट पास्टुलेट ये है, मैं लिखने रहा हूं बस ऐसे ही ओनली बता रहा हूं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे बोर्ड में जो भी होगा।
फर्स्ट कह रहा है कि किसी भी गैस में असंख्य मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, किसी भी गैस में असंख्य मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मींस इनफिनिट मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन एनी गैस। और इन मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल या इन मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल या कण कहते हैं, और कहीं कहीं इसको मॉलिक्यूल्स या अणु भी कहते हैं। इसको हम देखते हैं कैसे। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है और गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में काफी दूर दूर व्यवस्थित हैं और ये फ्रीली आपस में दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन क्या करते घूमते रहते हैं। तो इन जो मॉलिक्यूल्स है ये काफी छोटे छोटे मींस डॉटेड होते हैं, डॉट्स आर पॉइंटेड, इन्हें पॉइंट्स भी कहते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट के रूप में अवेलेबल होते हैं। और इन पॉइंट या डॉट्स को अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, कण भी कहते हैं या मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, ये कहता है कि असंख्य मॉलिक्यूल्स से मिलकर के, असंख्य छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के कोई भी गैस होती है, बनी होती है, और उन जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है क्योंकि हमारे पास है आगे पीछे का, लेकिन हम इसको इसी पे पॉइंटर कर लेते हैं। तो हमारा दूसरा पोस्टुलेट है कि इस गैस में जो असंख्य मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ये फ्रीली घूमते रहते हैं, और फ्रीली घूमते हैं इसका मतलब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स और बॉल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। इसको भी हमने शायद आइडियल गैस में पढ़ा होगा, आइडियल गैस में बताया गया था, शायद इंट्रोडक्शन के समय हमने उसको थोड़ा सा बताया था कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स का होते हैं फ्रीली घूमते हैं, और फ्रीली घूमने का रिजल्ट क्या होता है, फोर मॉलिक्यूल्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और बॉल, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे अब्सेंस होता है, मींस ये मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम कवर करने के लिए क्या है, रिस्पांसिबल होता है। यदि इनके पास अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट होकर के एक सर्टेन एरिया में फिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण इसका वॉल्यूम उतना कवर नहीं होता जितना कि एक जनरल गैस का होता है। तो ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट है। तीसरा डीसी से रिलेटेड है, आपके पीछे इसको इसमें मर्ज कर रहा हूं क्योंकि हम पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट लगे हुए हैं, तो उसी से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि मॉलिक्यूल्स, असंख्य मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे अवेलेबल है या डॉटेड पॉइंट्स जो कि इनफिनिट पॉइंट्स आर अवेलेबल है यहाँ पे, उनके बीच में जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट मतलब एक मॉलिक्यूल्स, उसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के क्या होता है, टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ठीक है, कैसे? जैसे हम इस कंटेनर की बात करें तो इस कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पूरे कंटेनर को कवर किए हैं, मींस ये हो गया क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन वी नो दैट मॉलिक्यूल्स असंख्य इनफिनिट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, उन असंख्य मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। पर्टिकुलर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, कंपैरिजन में टोटल मॉलिक्यूल्स के कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स असंख्य पॉइंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ गया कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ये क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते रहते हैं। तीसरा हमारे पास है वॉल्यूम, टोटल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसकी अपेक्षा टोटल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके कंपैरिजन में
पर्टिकुलर गैस का जो पर्टिकुलर या वन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के नेग्लिजिबल होता है। 4 पॉइंट हमारे पास है जिसके आधार पर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आधार पर हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा और उसके लिए हमें इन चीजों को जानना है, इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है। यदि हम इनको जानते हैं तभी हम काइनेटिक इक्वेशन यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो चौथा पॉइंट हमारे सामने ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स लगभग के पॉइंट हम पढ़ भी चुके हैं आगे कहीं या जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली घूमते हैं और स्ट्रेट डायरेक्शन में से जो भी मिलता है उससे कोलिजन करते हैं। स्ट्रेट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये फ्रीली तो है क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स मौजूद नहीं है, स्ट्रेट जा रहे हैं, इनके बीच में कोई मॉलिक्यूल्स पड़ रहा है उसको क्या करते हैं, उसको कोलिजन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है, स्ट्रेट जाएगा और स्ट्रेट जाएगा के बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास आता है उससे क्या करेगा, कोलिजन करता है और कोलिजन करेगा और कोलिजन करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फर्स्ट पॉइंट ये बनती है, ये भी पॉसिबल है। दूसरा मॉलिक्यूल से स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट में हो सकता है कि उसको कोई दूसरा मॉलिक्यूल ना मिले, दूसरा कोई मॉलिक्यूल उसको ना मिले, स्ट्रेट जा रहा है तो किससे टकराएगा, किससे कोलिजन करेगा, वॉल से कोलिजन करेगा। तो यहाँ हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कोलिजन की, या तो मॉलिक्यूल से कोलिजन करता है या तो फिर मॉलिक्यूल्स वॉल से कोलिजन करता है, टकराता है और टकराने के बाद प्रेशर क्रिएट करता है, टकराने के बाद प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट प्रेशर पे अपन आगे जाएंगे। चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया कि मॉलिक्यूल्स आपस में या वॉल से टकराते रहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चलते हैं और 5 पॉइंट है इनके पास मिनिमम एनर्जी अवेलेबल होती है। मिनिमम एनर्जी अवेलेबल होने का मतलब ये है, ये क्योंकि क्या कहते हैं ऑलवेज फ्रीली घूमते रहते हैं और उसको घूमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी। तो वेलोसिटी में कहां से है, इनके पास मिनिमम एनर्जी अवेलेबल होती है और उस मिनिमम एनर्जी को ऑब्टेन करने के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं और ये घूमते हुए कोलिजन भी करते रहते हैं। तो ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। 6 है कि कोलिजन करने के दौरान ड्यूरिंग द कोलिजन मॉलिक्यूल्स से मोस्टली वॉल और मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच में जब कोलिजन होता है, कोलिजन कैसे है, काइनेटिक एनर्जी का मान ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा होगा और काइनेटिक एनर्जी का मान कम होने पर कोलिजन कम होगा। ये किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो मॉलिक्यूल्स से कोलिजन करता है या वॉल से कोलिजन करता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है, उसी के थ्रू क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि हमने एक कंटेनर में रखा है और उस कंटेनर को हमने एक पिस्टन से अटैच कर दिया है। तो पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, इसमें कोई भी फ्रिक्शन यानी घर्षण बल काम नहीं कर रहा है। इस पर गैस भरी हुई है, जैसे ही क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी का मान इंक्रीज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी का मान इंक्रीज होने के कारण वो पहले जो स्लो वेलोसिटी से चल रहे थे वो क्या हो जाते हैं, हाई वेलोसिटी पे चले जाते हैं और हाई वेलोसिटी पे जाने से जितना ज्यादा हाई वेलोसिटी होगी नंबर ऑफ कोलिजन भी उतना ही ज्यादा होगा और नंबर ऑफ कोलिजन जितना ही ज्यादा होता है तो प्रेशर भी उतना ज्यादा क्रिएट होगा। तो यहाँ होगा क्या कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा
और पिस्टन के ऊपर उठना इंडिकेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होने के कारण जितना ज्यादा कोलिजन हुआ उसके कारण क्या हुआ, पिस्टन ऊपर उठा है, यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ट्रांसकंट्री क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और यदि हम क्या करते हैं, इसी पिस्टन में टेम्परेचर डिक्रीज करना है। हमने साथ बताया भी आपको कि किसी भी गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करके, किसी भी गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज करके किसी भी गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। कैसे लिक्विफाइड किया जा सकता है, क्योंकि इन जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान कम हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी का मान कम होने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होने से क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन भी कम होगा, और कोलिजन कम होने से जितना ही कम कोलिजन होगा प्रेशर भी उतना कम होगा, पिस्टन क्या होगा, डाउन होगा। ये अपवर्ड की ओर जा रहा था, कैसा होगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आने का ये मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का मान डिक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान डिक्रीज होने से वेलोसिटी मींस कोलिजन, जितना ही कम कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कम टकराएंगे या बॉल से कम टकराएंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पर डिपेंड करता है, कोलिजन पे, और कोलिजन किस पर डिपेंड करता है, मोस्ट प्रोबेबल कोलिजन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यदि हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि मॉलिक्यूल्स जब बॉल से या मॉलिक्यूल से टकराते हैं, उनके मास का या उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, डीके नहीं होता है, डैमेज नहीं होते हैं। इसका मीन ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स दीवार से जब टकराते हैं या तो मॉलिक्यूल से टकराता है तो उनके बीच एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी एनर्जी कम नहीं होती है। मींस इसको हम दूसरे हिसाब से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा कि इसका सीधा सा ये भी होता है कि मॉलिक्यूल्स इलास्टिक होते हैं। मॉलिक्यूल्स इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले तो टेनिस बॉल होती है, वो क्या होती है, बीच में गैप होता है, और जब भी हमसे किसी भी हार्ड फेस में इसको कोलिजन कराते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है, ये उस हार्ड पार्ट को डैमेज नहीं करती है, ना खुद डैमेज होता है। और जब ये किसी भी हार्ड पार्ट से, सपोज दैट हमने इस बॉल से इसको टकराया, बॉल से टकराने के बाद क्या करेगा, उतने ही जितनी फोर्सली हम इसको इसमें टकराएंगे उतने ही फोर्सली क्या होगा, जैसे जाने समय हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी फोर्स के साथ ये वापस भी आ जाती है। मींस इलास्टिक है, प्रत्यास्थ है। और यदि यहीं पे हम कोई रिजिड मॉलिक्यूल्स लिए होते, लाइक स्फेरिकल मैटर, कोई भी जो क्या हो, हार्ड हो, रिजिड हो, यहाँ पे हम टेनिस की बॉल की जगह लेदर की बॉल या कार की बॉल लिए होते और इसको हम कोलिजन कराते कहां पे, फेंकते इस पे, बॉल पे, तो बॉल भी डैमेज होती है। और बॉल डैमेज होती है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए। बॉल डैमेज होती है और दोनों बार बॉल का मतलब जो बॉल है
लेदर की बॉल भी डैमेज होगी और जो दीवार है हमारी वो भी डैमेज होगी। यहाँ क्या हो रहा है, जो फोर्स हम बॉल पे लगा रहे हैं उस फोर्स यानी वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसपे, बॉल पे, और उसी एनर्जी पे कॉन्सिक्वेंटली बॉल क्या हो जाती है, हमारी दीवार क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी जिसे हम क्या कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स में है, उस मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी के रूप में एनर्जी या लेवल है तो कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स इलास्टिक होता है, वो टकराता तो है लेकिन एनर्जी को उसको नहीं देता। एनर्जी टकराने के बाद क्या, जैसे टकराया दीवार को एनर्जी दे दे तो इसका वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगा तो आगे चलके क्या होगा, लूज हो जाएगा, फ्री शिथिल हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोलिजन में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है क्या, मॉलिक्यूल्स का शेप जो कैसा होता है, इलास्टिक होता है। तो स्फीरिकल है बट कैसा होता है, इलास्टिक होता है। और इलास्टिक होने के कारण जब किसी बॉल से टकराता है या मॉलिक्यूल से टकराता है तो इसके एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। नेक्स्ट, इन मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स ये मॉलिक्यूल्स हैं। जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स से कहा जाता है ब्रह्मांड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं और उनमें अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है। और अट्रैक्शन फोर्स इन्वॉल्व होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो या उसके जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे, मॉलिक्यूल्स पे, काइनेटिक जो क्या है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम समझ चुके हैं इसके पहले। उसका रीजन ये हो सकता है कि डॉटेड होते हैं, बिंदुकित होते हैं, और जिनके कारण ये क्या होता है, नेग्लिजिबल भी होते हैं। उनका जो वॉल्यूम होता है टोटल गैस की अपेक्षा नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैं बता चुका हूं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारा इंक्रीज होता है। यू कैन से टेम्परेचर ऊपर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी और वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास लगभग 8 या 9 पॉइंट हमारे पास इसके पोस्टुलेट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, जिनको हमने जाना, जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काइनेटिक इक्वेशन को अब फाइंड करने के लिए। अब हम काइनेटिक गैस इक्वेशन को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, जैसे है हमारा वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें हमारे पास क्यूबिक वेसल्स है, और क्यूबिक वेसल्स हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो गैस होती है, गैस तीनों एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे, यदि हम इसको एक्स वाई और जेड के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये जेड एक्सिस है। इन जेड एक्सिस किसी भी एक्सिस में गैस का मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है, और इन एक्सिस में मूव करते हुए वो किसी पर्टिकुलर फेस
फेस का मतलब होता है सामना। यहाँ पे कई फेस होंगे, ये फेस हो जाएगा, ये भी फेस है, ये भी फेस। फेस का मतलब पर्टिकुलर में एक पार्ट ले लें, क्योंकि वॉल्यूम को हम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एल क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एल क्यूब का मतलब होता है कि यहाँ गैस चूंकि फ्री है, किसी एक डायरेक्शन में तो नहीं जाता, वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है। और पॉसिबल डायरेक्शन में क्या क्या है हमारे पास, एक्स वाई और जेड एक्सिस। और इन एक्स वाई और जेड एक्सिस में किसी भी एक्सिस पर ये मॉलिक्यूल जब जाएगा और जाने के बाद कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के दौरान क्या होता है, रिबाउंड होगा। कोई मॉलिक्यूल फोर्स से टकराने के बाद रिबाउंड होता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस आता है। तो जाने और आने में उसकी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आती है, वो वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे यदि हम इसको ये माने कि यहाँ एक मॉलिक्यूल्स है जो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है और जाते हुए इस फेस पे टकराएगा। ये हमारा फेस है, इस पे कोई मॉलिक्यूल्स है जो जाके टकराएगा, कोलिजन करेगा। इसकी अभी वेलोसिटी क्या थी, u, और मास क्या था इस मॉलिक्यूल्स का, m था। जो हमारा मोमेंटम ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है m इंटू यू, m इंटू यू मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये हम इसको दूसरे हिसाब से भी समझ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में यदि हम वेट को बढ़ा दें, मास इंटू यू, वेट को बढ़ाते हैं, किसी भी हम पत्थर का टुकड़ा ले लें या कोई मॉलिक्यूल्स ले लें जो क्या है 5 ग्राम का है, और हम दूसरा लेते हैं जो कितने का है, 20 ग्राम का। दोनों को हम फेंकेंगे तो वेलोसिटी में दोनों के चेंजिंग आएगी। सेम वेलोसिटी के लिए फेंकेंगे तो इसका 5 ग्राम है, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ये 20 ग्राम है, इसको हम उतना ही वेलोसिटी पे फेंकेंगे तो इसकी क्या होगी, मोमेंटम हमें कम प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मॉलिक्यूल्स का जितना ही ज्यादा मास होगा उसका इफेक्ट उसकी वेलोसिटी पे पड़ता है। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m इंटू यू, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ हम बताने वाला जो है वो ये है कि ये फेस की जो लेंथ है वो क्या है, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, l से। कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको हम आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन है, जो इक्वेशन आज कंप्लीट नहीं होगा, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आज जरूरी है, इसी इक्वेशन से रिलेटेड है। तो जो फेस है, फेस की लेंथ क्या है, इस फेस से इस फेस की डिस्टेंस है l सेंटीमीटर, l सेंटीमीटर। m ग्राम का मॉलिक्यूल्स किसी फेस a पर, ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, फेस a और फेस b, फेस a पर जाके कोलिजन कर रहा है, और A में कोलिजन करने के बाद रिबाउंड होगा वो, तो रिबाउंड होने पे वो दोबारा यदि या इस फेस में टकराने के बाद दोबारा ये क्या करता है, इसमें आना चाहता है, दोबारा कोलिजन करने के लिए इस फेस को वो आना चाहता है, तो इसको 2l सेंटीमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ टकराने के बाद फिर जाएगा फिर आएगा, मीन्स इसको 2l डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। साथ में जो इसका मोमेंटम है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक बार कोलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और जिस वेग से ये इस फेस में टकराया था उसी वेग से वापस इसी फेस में नहीं टकराएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी और इसके कोलिजन में डिफरेंसेस आ जाएंगे। इस आधार पर इसे मोमेंटम को
टू टाइप प्राप्त करते हैं एम यू माइनस टोटल मोमेंटम हमें प्राप्त करना है तो क्या प्राप्त होगा माइनस एम यू इक्वल टू टोटल मोमेंटम हमें प्राप्त होगा 2mu। एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है, दूसरा टकराने के बाद वापस जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो मोमेंटम है वो कितना प्राप्त हुआ हमें 2mu। अब हम बात करें, ये तो हमारा मोमेंटम हो गया, टर्मिनोलॉजी है। दूसरा है हमारा u। u इक्वल टू क्या हो गया u हमारे सामने है, u यानी वेलोसिटी, m क्या हो गया मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, l क्या हो गया दो फेस के बीच का डिफरेंसेस हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं l से डिनोट करते हैं, l सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स कैसा होता है इलास्टिक होता है। जब वो इलास्टिक जैसे बिहेव करेगा तो कोलिजन करने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी कंटेनर की बात करते हैं तो कंटेनर के कई पार्ट होते हैं, वैसे उसके कई पार्ट हैं और कई पार्ट में वो जब किसी एक डायरेक्शन पे कोलिजन करता है तो कोलिजन के बाद वो क्या होता है स्ट्रेट वापस जाएगा। कैसा जाएगा स्ट्रेट वापस जाएगा और उस स्ट्रेट रिटर्निंग में कोई एक मॉलिक्यूल उसको बीच में मिल जाता है तो उसके बीच में कोलिजन हो जाने से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये हो सकता है कि वेलोसिटी को कम या वेलोसिटी को डिटरमाइन करने में उस मॉलिक्यूल्स का रोल प्ले होता हो, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स का इमेज कर रहे हैं। जो हम एक एग्जांपल किसका ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं। एक मॉलिक्यूल्स में किसी का कोलिजन किसी से नहीं होगा, सिर्फ किससे कोलिजन होगा बॉल से, फेस से। फेस से कोलिजन होने के बाद वापस जाएगा, वापस के बाद वो क्या करेगा यदि फिर से कोलिजन करना तो उसको उसी डिस्टेंस को डुअल मेंटेन करना होगा। यहाँ भी हम उस वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करें तो ये प्राप्त होता है हमें एक मॉलिक्यूल टू एल ऑब्लिक यू, यानी जो उसकी वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको डुअल डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी और उस डुअल डिस्टेंस में मॉलिक्यूल्स के बीच जो एनर्जी है वो क्या होगी मेंटेन होगी, मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी दबाव नहीं होगा यानी कमी नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे बेसिक पॉइंट है जिसको लेकर के हम आगे चलेंगे इक्वेशन क्या है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर वेट। इसमें इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कहा गया मॉलिक्यूलर
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, एक गैस, कोई एक गैस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज शेप होता है वो इक्वल होता है, लेकिन अदर गैस के मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा डिफरेंस। जैसे हम यहाँ बात करते हैं CO2 और H2, यहाँ हमारे पास दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस फॉर्म में है। मैंने वेलोसिटी की जो बात की है वो और ये दोनों उस पर डिपेंड करेंगे। देख लेते हैं, इस साथ मैंने मास की बात की है, मास पे यानी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, इफेक्टेड होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसको, तो देख लेते हैं कि एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें CO2 के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। CO2 के मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया इनका एक साइज ये है, क्या होगा, साइज बड़ा होने से मास बढ़ेगा, और मास बड़ा होने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बड़ा होने से अट्रैक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व या अट्रैक्शन फोर्स भी इफेक्टेड होता है, और अट्रैक्शन फोर्स के साथ मोमेंटम भी इफेक्टेड होता है। दूसरा कहते हैं, हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिए हैं, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो बोला गया है कि गैस, कोई भी एक गैस है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में सेम होते हैं। इसके CO2 है, CO2 के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सेम साइज के होंगे, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं होगी। लेकिन दूसरे गैस की अपेक्षा उसमें क्या होगा, चेंजिंग होगी, उसके मॉलिक्यूल्स दूसरे की अपेक्षा छोटे या बड़े हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम का मोमेंटम पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ जब हम बात करेंगे इसका, तो मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और इस पे भी मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इफेक्ट डालेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रहा है, और मॉलिक्यूल्स में मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, m into u। m मास हो गया, u क्या होगा, वेलोसिटी। तो हमने एक एग्जांपल दिया 5 ग्राम, और 5 ग्राम का स्टोन है, 20 ग्राम का स्टोन है, दोनों को जब हम फेंकते हैं सेम पावर से, सेम फोर्स से, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होता है, दोनों के बीच में उसके मोमेंटम में डिफरेंसेस होता है। शायद क्लियर हो गया होगा। यहाँ छोटा मॉलिक्यूल्स निश्चित तौर पे वॉल्यूम इसका साइज कम है, पर्टिकुलर वॉल्यूम भी कम है, जिसके कारण इसकी जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा, वॉल्यूम भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इसके द्वारा कवर्ड एरिया जो होगा लगभग, क्योंकि गैस है, गैस में कवर्ड एरिया दोनों का बराबर रहता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम जो होगा इस पर भी आगे, क्योंकि ये अभी क्या है, सस्पेंस में है। जैसे भी हमने कहा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग संपूर्ण या टोटल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसकी अपेक्षा या उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब हम इसको आगे और पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, जिससे हम पढ़ेंगे आगे करेक्शन वॉल्यूम पे। करेक्शन वॉल्यूम जो है या वंडर वाल्स इक्वेशन है, आगे आएगा, इसी का पार्ट है, तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ हमें कई पॉइंट ऐसे हैं जिसको हमने आज जान लिया है, कल हम बात करेंगे जनरल इसके काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो हमारे लिए फर्स्ट ईयर में शायद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम क्वेश्चन दे भी दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आइडियल गैस इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन, उसको हमने बता दिया है। दूसरा हमारे सामने क्या है,
काइनेटिक थ्योरी और काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक थ्योरी पे जनरली बात हुई है, कुछ इक्वेशन पे हमने बात किया है। कल हम टोटली बात करेंगे किस पे, काइनेटिक गैस इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा वंडर वाल्स इक्वेशन या वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन। नेक्स्ट होगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम पे रिलेशन। ये चार ऐसे क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट यूनिट के इसेंशियल क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबल है जो कि आने की पॉसिबिलिटी है। ओके।